इन योर सिलेबस अमोर्फस सॉलिड का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ओके, जो कि आपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया। नाउ कम टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके सिलेबस में डिटेल में है। क्रिस्टलाइन solids, crystalline solids classification. First is classification of crystalline solids. Okay, so there are 4 types of crystalline solids. First is molecular solids, second ionic solid, third metallic solid, solids, and fourth is covalent or network solids. ठीक है, molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent और network solid. आप इसे साथ में ही याद रखेंगे, ठीक है। So first we will discuss about the constituent particles of each solids. Here, molecular solids. The name suggests that the constituent particles are molecules. Clear है? इसके constituent particles क्या है? Molecules. For ionic, oppositely charged ions means cation and anion. ठीक है। Metallic solids, 11th क्लास में आपने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है। सो मेटेलिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे देख लेते हैं। सपोज आपने एक सोडियम का पीस लिया, ठीक है, दिस इज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ओके, सो सोडियम, अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281. Each and every atom wants to lose 1 electron. Okay, but no one is present here to accept that electron. कोई भी नहीं है वहां, सिर्फ सोडियम के, प्योर सोडियम की बात कर रहे हो आप। तो उसके इस इलेक्ट्रॉन को, हर एक सोडियम चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मैं लूज कर दूं तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट देखेगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा एज पर ऑक्टेट रूल। ओके, बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रेजेंट ही नहीं है, कोई एक्सेप्टर ही नहीं है। जब तक कोई एक्सेप्टर नहीं है तो सोडियम डोनर नहीं कहला सकता, ठीक है। बट इसे इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करना है, तो ऑल द सोडियम एटम्स releases 1 electron and complete their octet. हर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके पास प्लस चार्ज आएगा, मीन्स ये लास्ट शेल तो खत्म हो गई, अब कोर बचेगा, ये कोर और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये कोर, ये 1 इलेक्ट्रॉन, कोर 1 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। इस तरह से क्या हो रहा है आप देखेंगे, सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दिख रहे हैं आपको और वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवेबल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हर एक सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। तो इसे हम कैटायन नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं कर्नल। फिर से, जब भी कभी कोई स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है बट वो कोई एक्सेप्ट कर लेता है, लूज करना और डोनेट करना दोनों में डिफरेंस है। यहां पर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, डोनेट नहीं किया है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई एटम, मैटर का एटम यदि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, तो वो कर्नल कहलाएगा तब तक जब तक किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को यदि एक्सेप्ट कर लेता है तो अब ये कर्नल नहीं कहलाएगा, ये कैटायन कहलाएगा। तो कैटायन और कर्नल्स में ये डिफरेंस है, ठीक है। कैटायन जो है वो डोनर होता है,
डोनर नहीं है, ठीक है। अब इसने वापस आते हैं पॉइंट पे, ये जो कर्नल है इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स आप ये मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पूरे में मूव कर रहे हैं, मतलब कर्नल्स आर एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और वहां पर कर्नल्स हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गए? मेटेलिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे नॉन मेटल के एटम्स, ओके। एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड में एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां हम एटम्स ऑफ नॉन मेटल ले रहे हैं, हम मॉलिक्यूल की बात ही नहीं कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, और डेफिनेटली नॉन मेटल के ही मॉलिक्यूलर स्टेट मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स, आयनिक सॉलिड्स के अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मींस कैटायन एंड एनायन, एंड मेटेलिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड जिसे हम कह रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। इतना क्लियर? नेक्स्ट, इनके बीच में हम फिर से क्लासिफिकेशन में जाएंगे, क्योंकि जब हम उसकी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर अगेन क्लासिफाइड on the basis of nature of molecules, okay. We know the molecules are bonded with each other either by van der Waals force of attraction or dipole-dipole interaction or hydrogen bond. So on the basis of force of attraction, molecular solids again classified on the basis of force of attraction among molecules, okay, on the basis of force of attraction among molecules। क्योंकि आप अपने कहां पर आ गए? मॉलिक्यूलर सॉलिड में, मतलब अब हमें ऐसे सॉलिड की बात करना है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं, और हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में 3 टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली मतलब हम यदि ब्रॉडली क्लासिफाई करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो 3 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मिलते हैं। वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम अभी आयनिक पे नहीं गए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पे ही आप रिस्ट्रिक्टेड रहिए अभी, क्लियर। सो यहां पर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, molecular solid, non-polar molecular solid, second is polar molecular solid, and third one is hydrogen bonded molecular solids, okay, hydrogen bonded molecular solids, non-polar molecular solids, polar molecular solids, and last is hydrogen bonded molecular solids, hydrogen bonded molecular solids, clear। डेफिनेटली इस टाइप के सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। Non-polar molecules means H2, O2, Cl2, CH4, like, okay. Even van der Waals force of attraction, इनमें जो constituent particles है ये हो गए, इनके बीच में force of attraction क्या होगा? Simple van der Waals force of attraction,
वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इनके बीच में, जो कि बहुत वीक है। ठीक है, इसमें आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स होता है, जो कि एक तरह से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। क्लियर? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग constituent particles, non-polar molecules or atoms of noble gas. And second, they have van der Waals force of attraction in between the molecules or atoms. Clear है? चूंकि ये सबसे ज्यादा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसीलिए दे आर हाईली वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी लो एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टेंस इनका जीरो, इनमें कंडक्टेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पोलर ही नहीं है। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी इनकी। इवन रूम टेम्परेचर पे जनरली ये गैसियस स्टेट पे मिलते हैं। ठीक है, और इनका अपना नॉन कंडक्टर नेचर मिलेगा। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे इसके? पोलर मॉलिक्यूल्स। सिंपल, पोलर मॉलिक्यूल क्या? सपोज HCl, so due to the electronegativity difference this molecule becomes polar। ये पोलर हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहेगा। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन van der Waals force of attraction. That's why their melting point, boiling point is higher than this category. इनसे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा है। ठीक है, और इनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम, इनसे कम। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो उससे ऊपर नहीं जा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को उतने स्पीड से, उतने इजीली ऊपर नहीं जाने देगा या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होने देगा जितने पर इसमें होगा। तो इनकी वॉलेटिलिटी इनसे कम है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। एंड कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडीशन में इनकी कंडक्टिविटी मिल सकती है क्योंकि पोलर है ना। इनके बीच में पार्शियल चार्ज ही है, कोई ना कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर मिलेगा, तो इनकी कंडक्टेंस फिर भी थोड़ी बहुत मिलेगी इनके कंपैरिजन में। आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, सपोज HF या वाटर ले लीजिए, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलरिटी है। ठीक है, सो दीज मॉलिक्यूल्स whenever hydrogen is bonded with fluorine, oxygen or nitrogen, so it has sufficient amount of charge to form hydrogen bond with other molecule। HF एक HF दूसरे HF से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो among all the intermolecular force of attraction, hydrogen bond is strongest intermolecular force। So this type of or example, so these molecules having very low volatility and high melting point and boiling point। इनका melting point boiling point बहुत हाई होगा। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, ये तो केमिकल बॉन्ड है, ये फिजिकल बॉन्ड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो इसके एग्जांपल्स होंगे। इनकी कंडक्टेंस फिर भी मिलेगी क्योंकि इसमें अच्छा खासा चार्ज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसकी वॉलेटिलिटी उनसे कम होगी। वॉलेटाइल तो है लेकिन कम होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में अभी भी आप देखिए ये पार्शियल चार्ज है, बहुत ध्यान से समझिए, इनके बीच में पार्शियल चार्ज है। यहां कहीं भी बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट उसके बहुत कम कूलम के। क्यों? क्योंकि चार्ज तो पार्शियल है ना, तो उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। क्लियर? तो इनके बीच में
कंडक्टेंस तो मिलेगी बट एक प्योर आयनिक सॉलिड से कम मिलेगी। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स थे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे और इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ये था। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, नेक्स्ट इज second is ionic solids. Okay, second is ionic solid. फिर से वही, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? डेफिनेटली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? कैटायंस एंड एनायंस। ठीक, कैटायंस एंड एनायंस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो देयर मेल्टिंग पॉइंट हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होगा। कंडक्टेंस, इनकी कंडक्टेंस क्या होगी? बिकॉज इनमें आयंस तो है ना। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का, फिर से NaCl आ गया, NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं। सो दीज आर द आयंस ऑफ NaCl, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर वेरी टाइटली, वेरी क्लोजली ये अटैच्ड है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में है कि यदि हम इसे करंट पास करने की कोशिश करें तो ये आयंस तो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो कंडक्शन के लिए तो किसी ना किसी चार्ज पार्टिकल का मूव होना जरूरी है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल, एक्चुअल में NaCl तो न्यूट्रल है, ये चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें कंडक्शन नहीं हो पाएगा। सो नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंडक्टेंस इज इन मोल्टन स्टेट। या तो ये मोल्टन स्टेट में कंडक्शन कराएंगे, कैसे? यदि हमने इसको हीट प्रोवाइड की, इसको मेल्ट कर दिया, फ्यूज कर दिया, तो क्या होगा? हम इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें तो उनके बीच का फोर्स वीक पड़ेगा और ये आयंस एक दूसरे से दूर होने लगेंगे और आराम से मूव कर पाएंगे। तो मोल्टन स्टेट में कंडक्शन कराते हैं। और सेकेंड ऑप्शन भी हमारे पास इनका एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में इसे डिसॉल्व कर दो। इन आयनिक सॉलिड्स को यदि आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। 80 डी लिखते हैं अपन उसमें, तो नियर अबाउट 80, 79 पॉइंट समथिंग है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी भी सॉल्वेंट की, वो प्रॉपर्टी होती है जो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को तोड़ती है, जो कि वाटर में सबसे ज्यादा है। तो यदि हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें इनका, वाटर में इसे डिसॉल्व कर लें, तो उसके आयंस ब्रेक हो जाएंगे तो फ्रीली मूव कर पाएंगे, तो इनकी कंडक्टेंस मिलेगी। मींस ये मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्शन कराते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ज्यादा होगा। क्लियर है? सो दिस इज द आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड्स। थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड्स। Third is metallic solids. Again, constituent particles क्या हो जाएंगे? Kernels and free electrons. Kernels और free electrons इसके constituents हो गए. Okay? Melting point. Sorry, force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज स्पीशीज है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई, आपने देखा होगा मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट
हाई होता है, और फिर ये मेटल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये मेटल, मरकरी तो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे, तो इनका अपना मेटल टू मेटल ये वेरी करेगा, ठीक है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो कर्नल्स हैं कितने छोटे साइज के हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड लेंथ क्या है, दो कर्नल्स के बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस होती है ना, ये क्या है, कर्नल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मेटेलिक बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो जितना बड़ा बॉन्ड होता है उतना ही वीक होता है। तो कर्नल्स कितने बड़े हैं, जितने बड़े कर्नल्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कर्नल्स ऑल्सो। नेक्स्ट, कंडक्टेंस। इनकी कंडक्टेंस बहुत हाई मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये कर्नल्स थे। सपोज आपने एल्यूमिनियम का पीस लिया, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, सोडियम में 1 मिलेगा, कैल्शियम में 2 मिलेंगे। इस तरह से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सक रहे हैं, इसीलिए तो ये कंडक्शन करा रहे हैं, ओके। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन हीट ऑल्सो। हमने यहां से मान लीजिए हमने इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी के 2 पोल से, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज के पोल की तरफ मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडक्टेंस दिखा रहा है। अब थर्मल कंडक्टिविटी कैसे, कंडक्टेंस इनकी देखिए कैसे। सपोज हमने ये एक रॉड ली मेटल की, और हमने यहां से उसे हीट देना प्रोवाइड किया, सॉरी, हम यहां से इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस हीट को, इस एनर्जी को गेन करेंगे और जंप करके आगे जाएंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये हीट वो उससे कोलाइड होंगे तो हीट ट्रांसफर होगी, एनर्जी कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो वो कोलाइड होगा अगले से, तो वहां पर हीट ट्रांसफर होगी, फिर वो आगे पास करता जाएगा। तो यही तो हमें कराना है, पास कराने को ही तो हम कंडक्टेंस कह रहे हैं। तो इस तरह से हीट का कंडक्शन भी होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी ये शो करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। ये अलग बात है कि यदि हम इसमें, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, मैंने आपको बताया हुआ है, यदि मान लीजिए इसका टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होगा इसकी अपनी कंडक्टेंस कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होती जाएगी यदि हम हायर टेम्परेचर पे इसको लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि कर्नल्स भी तो वाइब्रेट करने लगेंगे, और कर्नल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, तो कंडक्टेंस उसका इनवर्स ही तो होता है, ठीक है। वापस आते हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 4th कैटेगरी, दैट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। क्लियर। 4th कैटेगरी इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट और नेटवर्क solids. Constituent particles of covalent solid is atoms of non-metals. Okay, non-metal के atoms जो है वो इस solid के constituents हैं. Next, इनका force of attraction. इनके बीच में force of attraction क्या होगा? Covalent bond. देखिए, हम इसका नाम इसीलिए कह रहे हैं, हम नॉन मेटल सॉलिड भी कह सकते थे, जैसे मेटेलिक सॉलिड वैसे ही नॉन मेटेलिक सॉलिड्स भी कह सकते थे, बट यहाँ एक डिफरेंस है। अभी तक जो आपने 3 सॉलिड्स पढ़े हुए हैं, है ना, उनमें से आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा था, वो कौन सा था? फिजिकल, मॉलिक्यूल्स के बीच में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। यहाँ पर हम केमिकल या आयोनिक बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। हम इसकी यदि बात कर रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इनके बीच में एटम्स को ज्वाइन करने का मीडियम है। मींस एक यदि सिलिकॉन
दूसरे सिलिकॉन से अटैच है तो वो कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। मतलब ये कितने स्ट्रॉन्ग है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो, और ये प्योर केमिकल बॉन्ड है, तो फिजिकल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग तो केमिकल बॉन्ड होता ही है। तो ये जो बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में आपने देखा, या सल्फर सल्फर के बीच में आप देखोगे, तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हाई होगा क्यों? क्योंकि इनके बीच में, इन पार्टिकल्स को हमें यदि अलग करना है तो हमें इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इसको ब्रेक करने के लिए आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर एनर्जी तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो ये कोवलेंट सॉलिड्स के या नेटवर्क सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है डायमंड। Diamond is made by carbon atoms and all the carbon atoms of diamond are bonded with the covalent bond. ओके, एंड मतलब अभी तक के जितने भी नोन हमें एलिमेंट मिल रहे हैं या सब्सटेंस मिलते हैं, तो डायमंड का जो है वो हाईएस्ट, मतलब हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलॉय वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका हाईएस्ट हमें मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हम नेटवर्क सॉलिड क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होने के लिए ये एक नेटवर्क बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप डायमंड देखेंगे, डायमंड का कार्बन ले लेते हैं, वन कार्बन अटैच विथ नेक्स्ट 4 कार्बन एटम्स एंड ऑल द 4 कार्बन एटम्स अगेन अटैच विथ नेक्स्ट 4 कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम, सपोज ये भी आप देख ले, ये भी 4 से 1 2 3 4, इसे भी आप अटैच कर सकते हैं। ओके, 4, ये 1 2 3 4 से अटैच हो रहा है, ये भी आप देखिए 4 से, मीन्स अब ये भी अगले 4 से अटैच होगा, ये भी अटैच होगा, हो सकता है ये इससे हो फिर कहीं और हो, इस तरह से ये अटैच होते जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि नेटवर्क मिल रहा है। सिलिकॉन में भी आप देखेंगे नेटवर्क मिल रहा है, सिलिकॉन का भी बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये इस तरह से अटैच होते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कोवलेंट बॉन्ड, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये नेटवर्क सॉलिड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कोवलेंटली बॉन्डेड है और ये आपस में एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक, नेटवर्क लाइक, एक जाल जैसा बना लेते हैं। ठीक है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड्स। क्लियर? नेक्स्ट, कंडक्टेंस। ओके, ये क्या है? इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स, अभी आपने देखा कंडक्टेंस के लिए या कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? वहां पर चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। चार्ज पार्टिकल इधर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना? कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, वहां कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुआ है कि अपने को चार्ज मिल जाए। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो एटम्स हैं वो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं, जो कि एक नॉन पोलर नेचर रख रहा है, क्योंकि ऑल द एटम्स आर सिमिलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होने का सोचना ही नहीं है कि वहां पर आइडेंटिकल एटम है तो कैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी तरह की आपको पोलरिटी नहीं मिल रही है, तो इनमें कंडक्टेंस तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। बट जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड भी उसका है एलोट्रोपिक फॉर्म और ग्रेफाइट भी उसका एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो एक एक्सेप्शनल केस है, क्या आ जाएगा कंडक्टेंस में? आपको ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो बहुत अच्छा, बल्कि आप जब सेल पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा, तो ग्रेफाइट तो हर जगह हम आराम से सबसे पहले उसे ही पसंद करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्रेफाइट बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो भाई ग्रेफाइट भी तो कार्बन से बना है और कार्बन तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते ही नहीं है। तो यहाँ उसका रीजन क्या है? इसका
यदि हम ग्रेफाइट का जो कंडक्टेंस नेचर देख रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं, एक डिफरेंस देखिए आप, ग्रेफाइट का हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। इस तरह से, मतलब ये जो ग्रेफाइट है इसके एक हेक्सागोनल रिंग से एक लेयर मिलेगी, ऐसे एक के बाद एक लेयर मिल रही है, ठीक है। तो हर एक कार्बन के सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम्स, बट 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मिल रहा है क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, इसका ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, नहीं बनाया तो उसकी एक्सिस्टेंस ऐसी होती है, उसका फॉर्मेशन ऐसे होता है। एलोट्रॉप्स होते क्या है, किसी भी एलिमेंट के एक ही फिजिकल स्टेट में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। फिर से, किसी एलिमेंट के एक ही फिजिकल स्टेट में, मतलब सपोज हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में ही कार्बन के एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने को हम एलोट्रोपिज्म कहते हैं, और वो सारे फॉर्म एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफर करेंगी। जैसे अभी हमने देखा ये कंडक्टर, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो ये इनके फिजिकल कंडक्टेंस हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ये सब क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम हार्डनेस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। जनरली कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स हार्ड होते हैं, बट ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि ये लेयर के फॉर्म में है, तो लेयर के फॉर्म में तो ये स्लिपरी टच देता है, ठीक है, ये लेयर के फॉर्म में तो स्लिपरी टच देता है और इसीलिए सॉफ्ट भी है, ठीक है। तो वापस आते हैं कंडक्टेंस पे, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है वही तो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टेंस के लिए, जैसा कि मेटेलिक सॉलिड में आपने देखा था, कर्नल्स के बाजू में आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। ठीक ऐसा ही ग्रेफाइट में ही होगा, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया। क्लियर हुआ? सो ऑल दीज अबाउट द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर है? अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आगे